तो कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के अध्याय 5 में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। सही विकल्प का चयन करिए। इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। वेबर प्रति वर्ग मीटर मात्रक है, तो इसका सही उत्तर है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का या चुंबकीय क्षेत्र का। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न में हैं। अभी हम वही प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपको पूरे प्रश्न देखना है तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं नोट्स, क्वेश्चन बैंक और सॉल्व पेपर। यहाँ अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगी। तो जब असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पर बल भी लगता है और बल आघूर्ण भी लगता है। इसका सही उत्तर है दोनों। इसके बाद है प्रश्न, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ है निकिल। जो चुंबक से ज़्यादा आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आगे के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ नंबर 5 है, वह पदार्थ जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है। तो जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय कहा जाता है। फिर यहाँ प्रश्न 6 है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक दंड चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण होगा। प्रश्न इस तरह से है कि ये हमारे पास चुंबक है, इसके बीच से हम ये लंबाई के अनुदिश यदि काट देते हैं तो दो चुंबक बन जाते हैं। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाता है। मतलब इसका सही उत्तर सी है, m/2। अब रिक्त स्थानों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खाली स्थान की ओर होती है, तो यह यस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। तो जो धारावाही परिनालिका है वह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके बाद है, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं जो 9वें प्रश्न में है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खाली स्थान होती है, इसकी होती है अल्प और ये होती है ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय शब्द ध्यान रखना है, ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, इसलिए इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प भी होती है और साथ में विपरीत दिशा की होती है अर्थात ऋणात्मक होती है। फिर हम ये 11वें वाले खाली स्थान में है, चुंबकीय ध्रुव सदैव खाली स्थान में होते हैं, तो ये सदैव युग्म में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं, तो ये कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र। फिर प्रश्न है 20वां, जब दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है? तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। चुंबक के लिए क्या होता है? एम बी साइन थीटा। यहाँ थीटा का मान यदि हम समांतर है तो 0 डिग्री रख देंगे, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो बल आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सही जोड़ी को देखते हैं और आपको ये भी समझना है कि जो सही जोड़ी में प्रश्न हैं वो विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, सत्य सत्य में भी पूछे जा सकते हैं, खाली स्थान में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनका पैटर्न अलग हो सकता है। विकल्प वाला खाली स्थान में आ जाए, खाली स्थान वाला जोड़ी में आ जाए, जोड़ी वाला सत्य सत्य में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। फिर यहाँ प्रश्न है पहला, देखते हैं, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तब तक आप सोचो क्या होगा। यहाँ पर दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, तो ये दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ये होता है
m गुणे 2l। फिर यह है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो धारावाही लूप के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है ये NIA। अब यहाँ फिर से वही है, दंड चुंबक का यहाँ बल आघूर्ण है, और कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसमें भी दंड चुंबक है 1 नंबर में, यहाँ भी दंड चुंबक है, यहाँ भी आघूर्ण है, यहाँ भी आघूर्ण है। एक में पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण, एक में पूछ रहा है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण माने टाउ होता है। तो जो दंड चुंबक का बल आघूर्ण होता है ये टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा होता है। ऐसे धारावाही लूप का जो बल आघूर्ण होता है ये होता है NIAB साइन थीटा। इसके बाद हम चुंबकन की बात करते हैं तो ये है F इक्वल टू M/V। फिर चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो ये है चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद हम अगले तरह के प्रश्न में आते हैं। ये प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। कभी कभी द्विध्रुव शब्द नहीं लिखता है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक लिखिए, तब भी आपको यही समझना है। चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिख दे या चुंबकीय आघूर्ण लिख दिए, तो आप सूत्र से इसकी परिभाषा बनाएंगे, आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, चुंबक की प्रभावी लंबाई, ये 2L को बोलते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई, एवं ध्रुव प्राबल्य, ये जो M है ये ध्रुव की शक्ति है, ध्रुव प्राबल्य इसको बोलते हैं। तो ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण, या कह सकते हैं इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आप सीधे लिखिएगा चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो गया, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुणे 2L, और इसका जो SI मात्रक होता है ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ है प्रश्न, एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब अस्थायी संतुलन में होता है? जब यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो या 180 डिग्री के साथ कोण बनाए। विपरीत दिशा का मतलब यही है, यदि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और ये जो दंड चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव है वो उसका संरेखण विपरीत दिशा में हो, तब वो किस में होता है, अस्थायी संतुलन में होता है। फिर यहाँ प्रश्न है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, यह कैसा पदार्थ है? तो पहले तो ये जान ले कि इसमें कोई चिन्ह नहीं तो धन का चिन्ह है। दूसरा ये जान ले कि यदि हम 4 में भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, तो 1 से कम हो गया। तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, एक तो ये धनात्मक है और दूसरा अल्प है, माने 1 से कम है। तो वो पदार्थ कैसा होता है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक होती है और अल्प होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक होती है और अल्प होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो होती है धनात्मक होती है, बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से हम चुंबकीय प्रवृत्ति से अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को जान सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न इसी तरह का है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, यह कैसा पदार्थ है? तो पहला ये देख लीजिए कि माइनस लग गया, और दूसरा ये देखना है कि इसका मान 1 से कम भी है, माने ये ऋणात्मक है और अल्प है। तो ऋणात्मक के लिए एक पदार्थ कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अब यहाँ हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है 2 अंकों के प्रश्न को हम देखेंगे। तो ये तो एक एक अंक वाले प्रश्न थे, अब 2 अंक में क्या इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न मिला ये इम्पोर्टेंट है, चुंबकन किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र याद होगा तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ M का मतलब है नेट चुंबकीय आघूर्ण, नेट तो लिखा ही है, और M का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, और ये V का मतलब है आयतन, और ये A हो गया एकांक। तो क्या है,
चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, ये भी का मतलब ये इसका नाम बोल रहे हैं, एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण, ये ऊपर का बोल रहे हैं, वो हम क्या कहते हैं? चुंबकन। तो क्या हो गया? चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। जब परीक्षा में आएगा तो आपको ये सूत्र भी लिखना पड़ेगा। और जो इसका एसआई मात्रक होता है, ये एम्पियर मीटर इनवर्स या एम्पियर प्रति मीटर होता है। और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ प्रश्न है, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति है क्या? यह किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबकीय पदार्थ है और उसको हम दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो हमको ये देखना है कि क्या वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है, कि ज़्यादा आकर्षित होता है, कि प्रतिकर्षित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये खाली स्थान में भी आ सकता है। यह किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की क्या है? माप है। अब ये सूत्र में यदि लिखें तो ये सूत्र होता है साई इक्वल टू, ये साई पढ़ते हैं एक्स जैसे है जो, एम अपॉन एच। तो एम का मतलब है चुंबकन और ये एच का मतलब है चुंबकीय तीव्रता। ये क्या कहलाया? चुंबकन। और नीचे वाला क्या कहलाया? चुंबकीय तीव्रता। बस यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो किसी पदार्थ के चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति के कहते हैं, ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो दोनों परिभाषा लिख सकते हैं। तो यह किसी पदार्थ के चुंबकन एवं चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ जो चीज़ें हैं कुछ मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ। यदि ये पूछे कि इसका मात्रक क्या है, तो ये मात्रक हीन होता है, विमाहीन होता है, और कैसी राशि होती? अदिश राशि होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक और धनात्मक होती है। तो इस तरह से ये वाले जो पॉइंट है, जब ये पूछे जाएंगे तभी आपको लिखना है। यदि चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा तो यहाँ सूत्र तक आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को भी देखते हैं। जैसे हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो दोनों का उत्तर सेम है, बस इतना अंतर है कि वहाँ हम विद्युत शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हमको चुंबक शब्द का इस्तेमाल करना है। बाकी दोनों एक ही जैसे हैं। तो यही है, मान लीजिए दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। और उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा इसमें लिख रहे हैं, उसमें हम विद्युत क्षेत्र वाला लिखेंगे। तो यदि एक आपको तैयार है तो दूसरा अपने आप बना सकते हैं। दोनों का उत्तर एक ही है। तो यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है 2 अंक के लिए ही, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं? तो क्योंकि ये एन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, यस ध्रुव तक जाती हैं, तथा चुंबक के अंदर यस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर आती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ये चुंबक है और ये मैं एक इसका एन ध्रुव ले लिया और एक यस ध्रुव ले लिया। ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर हमको देखेंगे कि यन से कहाँ की ओर जा रही हैं? एस की ओर जा रही हैं। और ये अंदर ही अंदर एस से कहाँ की ओर जाती हैं? एन की ओर जाती हैं। मतलब जहाँ से चालू हुई वहीं पर पहुँच गई। तो किस तरह का लूप बनाती हैं? ये बंद लूप। तो यही है क्यों बनाती हैं। तो आपको लिखना है
चूंकि ये n ध्रुव से प्रारंभ होकर के s ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर s ध्रुव से कहाँ की ओर जाती हैं, n ध्रुव की ओर जाती हैं, इसलिए यह बंद लूप बनाती हैं। तो दोनों ही प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। इसमें ज़्यादा संभावना है कि 2 नंबर का ही प्रश्न आएगा, बड़े प्रश्न कम आएंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो ये सूत्र है, साथ में सूत्र भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम घेरा बनाएंगे। इस घेरा को हम पढ़ते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। यहाँ पर ये जो बना है ये कुल चुंबकीय फ्लक्स हो गया ना, BDS माने चुंबकीय फ्लक्स हो गया और नेट चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये चुंबक संबंधी गॉस का नियम है। अब एक नियम आप विद्युत संबंधी गॉस का नियम भी पढ़े हैं। तो जब आप ये पढ़े थे तो ये था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब गॉस का नियम आएगा तो आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए लिख दिया विद्युत संबंधी गॉस का नियम लिखिए, तो आप लिखेंगे यही, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब यदि यहाँ पर चुंबक संबंधी गॉस का नियम आ जाएगा, तब आप लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर तो ठीक है, पर आपको यह भी ध्यान देना है कि ये विद्युत वाला पूछा जाएगा कि चुंबक वाला। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, माइसनर प्रभाव किसे कहते हैं? तो अतिचालक पदार्थ चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। अतिचालक पदार्थ चुंबक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? माइसनर प्रभाव कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे पास है ये 3 अंक के प्रश्न। इसमें से यह प्रश्न 2 हिस्सों में बटा है। एक यहाँ से यहाँ तक ये न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का बुक है, और यहाँ से यहाँ तक थ्योरी वाला प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये टुकड़े में भी आ सकता है। हालांकि जैसा प्रश्न है वैसा मैं उत्तर यहाँ पर बता देता हूँ। पहले है, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 2.5 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर है। इससे 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाएं कि किस अर्थ में यह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो पहले यहाँ पर हम इसका उत्तर देंगे कि यह किस अर्थ में क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और परिनालिका क्या है? एक तांबे की तार के बहुत सारे आप इस तरह से घेरे लपेटते जाएंगे, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और घेरों का जो परिच्छेद है वो कम हो, तो जैसे स्प्रिंग जैसे बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिनालिका है। यदि हम इसमें करंट बहाएं तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसका व्यवहार क्षण चुंबक की तरह होता है, दंड चुंबक की तरह होता है, ये हमको समझाना है। तो चलिए इसका पहला भाग देखते हैं। एक परिनालिका दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। तो कैसे? परिनालिका का प्रत्येक फेरा एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। तो जो परिनालिका का एक घेरा होता है वो चुंबक के द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब एक यन ध्रुव एक तरफ और एक तरफ एस ध्रुव की तरह कार्य करता है। और आप जानते हैं दंड चुंबक आप समझते होंगे, इस तरह का जो चुंबक होता है उसमें भी कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। तो एक ये समानता हो गई। इसका चुंबकीय आघूर्ण M = NIA होता है। जैसे दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है वैसे इसका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। सिरों को छोड़कर प्रत्येक फेरे के यन ध्रुव और यश ध्रुव समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये फेरे बने हैं, तो ये फेरे में अंदर के यन ध्रुव यश ध्रुव समाप्त हो जाते हैं। शुरू का जैसे यन है और यहाँ पर यश है, तो शुरू का और लास्ट का बचेगा, माने सिरों का बचेगा, किनारे किनारे का बचेगा। बीच के यन ध्रुव और यश ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। ऐसा इसमें भी होता है। जैसे इसमें घेरे होते हैं तो इसके अंदर डोमेन होते हैं जो एक दूसरे के एन और एस ध्रुव को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। चुंबकीय सुई दोनों के लिए एक समान व्यवहार करती है।
यदि मैं यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा खींचूं तो ये चुंबकीय सुई ऐसी इस रास्ते से जा रही है, तो यदि मैं परिनालिका में भी खींचूं तो इसी तरह से घेरा बनाएगी। मतलब चुंबकीय सुई चाहे परिनालिका के पास ले जाएं और चाहे चुंबक चुंबक के पास ले जाएं, दोनों में एक समान व्यवहार करती है। फिर यहाँ पर देखिए दोनों के लिए चुंबकीय बल रेखाएं एक समान होती हैं। यदि हम इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं खींचें, माने चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाएं खींचें, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो कैसा होता है, एक समान होता है। दोनों को आधे से काटने पर कम तीव्रता वाले चुंबक प्राप्त हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको आधा से यहाँ से काट दूं तो इससे दो चुंबक बन जाएंगे। इसको भी आधा काट दूं और इसमें करंट बहाऊं तो इसमें भी दो चुंबक बन जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों में समान व्यवहार आ रहा है। दोनों के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो दोनों के कारण जैसे अक्षीय स्थिति पर हम निकालते हैं दंड चुंबक के और निरक्षीय स्थिति पर निकालते हैं, इसी तरह से यदि हम परिनालिका के अक्ष पर निकालें और निरक्ष पर निकालें तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है, समान होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो एक परिनालिका है दंड चुंबक की तरह कैसे कार्य करती है। तो परीक्षा में इतना टुकड़ा वाला भी प्रश्न आ सकता है, तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखना है। अब हम बात करते हैं, इसके साथ सवाल आया है तो सवाल देखते हैं। यहाँ हमको ज्ञात है n बराबर 800 फेरे हैं। प्रश्न को देख करके हमको ये लिखना है, ये हम 800 फेरे को हम किस से ले लिए, n से। फिर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इसको किससे लिख लेंगे, a से। इसमें जो धारा है 3 एम्पियर, ये लिख लेंगे। तो अब मैं प्रश्न दोबारा नहीं खोलूंगा, यहीं पर देख लीजिए। धारा दिया था ये 2.5 गुणे 10 की घात माइनस, ये क्षेत्रफल दिया था एरिया 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हमको ए से लिख देना है, फेरों की संख्या को एन से लिख देना है। आई का मान दिया है 3 एम्पियर, तो ये 3 एम्पियर उसमें धारा का मान हो गया। अब इसमें पूछता है चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं m इक्वल टू होता है एन आई ए, ये चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है। एन की जगह आप स्मॉल एन कैपिटल एन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एन का मान कितना है, 800 है, तो 800 लिख दिए हैं। आई का मान 3 एम्पियर है, दशमलव बाद शून्य का कोई मतलब नहीं तो 3 लिख दिए हैं। ए का मान यहाँ 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 4 है, तो ये लिख दिए हैं। यदि हम 3 का 2.5 का 8 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6000 10 की घात माइनस 4। अब यदि मैं माइनस 4 हटाना चाहूँ तो 4 अंक मुझे पीछे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो जब 4 अंक पीछे चलूंगा तो ये 0.600 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। मतलब सिंपल में हम लिख सकते हैं 0.6 जूल प्रति टेस्ला। इस तरह से यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं एन आई ए। तो यहाँ मात्रक बदल सकते हैं, आई का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यदि आप जूल प्रति टेस्ला नहीं लिखेंगे तो 0.6 एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों इसके मात्रक होते हैं। अब एक प्रश्न ये भी देख लेते हैं, दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अभी हम समानता देख रहे थे, पर इसके बाद भी कुछ न कुछ इनमें अंतर होता है। खूब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दंड चुंबक है, यहाँ धारावाही परिनालिका है। तो दंड चुंबक का ये समझिए कि इस तरह से एक लोहे का ये टुकड़ा है, एक तरफ इसमें एन ध्रुव, एक तरफ एन है, एक तरफ क्या है, एस है। और परिनालिका का मतलब तांबे की तार है। इस तरह से इसमें हम करंट बहाएंगे तो एक तरफ एन ध्रुव रहता है, इसमें एस ध्रुव रहता है। अब देखिए इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है और मध्य में न्यूनतम होता है। यदि चुंबकत्व का मान देखें तो यहाँ पर चुंबकत्व और यहाँ पर चुंबकत्व अधिक होगा, बीच में क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें प्रत्येक भाग में एक समान रहता है, मतलब इसके सिरों पर चुंबकत्व कम होता है, अंदर प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा, एक समान। तो इस तरह से एक अंतर ये हो गया। इसके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है। जैसे यहाँ पर एक बार हम चुंबक बना लिए तो यहाँ एन ध्रुव आ गया, यहाँ यस ध्रुव आ गया, तो ये फिक्स हो जाता है। लेकिन इसके सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह पर निर्भर करती है। जैसे भी धारा इधर से बह रही तो यहाँ एन ध्रुव है और यहाँ यस ध्रुव है। यदि धारा इधर से बहने लगे, इधर से निकलने लगे
तो ये क्या बन जाएगा N और ये हो जाएगा S। माने इसकी ध्रुवता जो ध्रुव हैं N और S ये किस पर निर्भर करते हैं, धारा प्रवाह पर निर्भर करते हैं। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, मतलब ये है कि इसका चुंबकत्व बार बार नहीं बदलता है। इसका मान धारा प्रवाह, फेरों की संख्या और माध्यम पर निर्भर करता है। यदि हम धारा का मान घटा दिए तो चुंबकत्व घट जाएगा, बढ़ा दिए तो बढ़ जाएगा, फेरों की संख्या बढ़ा दिए तो बढ़ जाएगा, कोई लौह चुंबकीय पदार्थ माध्यम रख दिए तो चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसका मान जो है परिवर्ती होता है, बदलता रहता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है कैपिटल M बराबर M गुणे 2L होता है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है M इक्वल टू NIA होता है। अब यहाँ प्रश्न है, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिस पर 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल का बल आघूर्ण लगता है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.25 टेस्ला, तो ये लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर जो है बल आघूर्ण का मान टाउ दिया है, ये बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं तो इसका मान भी रख लिए। थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब इसमें पूछता है चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो एम निकालेंगे तो ये हो जाएगा टाउ बटे बी साइन थीटा। अब इसमें मान रखेंगे, टाउ का मान 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 हो गया। बी का मान ये देखिए, बी का मान 0.25 है, साइन 30 है, थीटा की जगह 30 डिग्री है। मान रखने के बाद इसको और हल करते हैं तो यहाँ 4.5 ही है, 10 की घात माइनस 2 है, 0.25 है। अब ये साइन 30 का मान 1/2 होता है, अच्छे से देख लें 1/2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो ये जो बटे का 2 है ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका दशमलव हटाएंगे, इसको हल करेंगे तो m बराबर 0.36 जूल प्रति टेस्ला इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक का प्रश्न है, हालांकि इससे 4 अंक का नहीं आएगा तो 3 अंक का समझ लीजिए, लेकिन इस समय कोई फिक्स नहीं रहता, 3 अंक का भी आ सकता है, 4 अंक का भी आ सकता है। तो यहाँ प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो जैसे आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े हैं उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। यह कह सकते हैं कि इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो जो परिभाषा आपको याद हो जाए वो लिखिएगा। इसके बाद इसमें गुण है, तो गुण आपको 3-4 ही याद करना है, बहुत सारे गुण मैं लिख दिया हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये यन ध्रुव से निकलती हैं, यश ध्रुव में प्रवेश करती हैं, चुंबक के अंदर यश ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती हैं, अर्थात ये बंद लूप बनाती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये सतत होती हैं। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से आप 4 ही गुण लिख लेंगे, बाकी गुण को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना करिए। तो यहाँ पर ये लिख दिए हम, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये तुलना के बिंदु कि किस आधार पर हम तुलना करते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रबल चुंबक है, तो ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं, और ये प्रबल चुंबक से बहुत ही अधिक आकर्षित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता प्रतिचुंबकीय की 1 से कम होती है, अनुचुंबकीय की 1 से कुछ अधिक होती है, और लौह चुंबकीय की 1 से बहुत अधिक होती है, लगभग 100 गुना या 1000 गुना, 10 की घात 2 या 10 की घात 3। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति पर। ताप का प्रभाव, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है,
ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, जितने नंबर का आए उतने पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो प्रतिचुंबकीय की अल्प और ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है। और यहाँ पर लौह चुंबकीय की उच्च और धनात्मक होती, बहुत अधिक होती है। अवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकते हैं। जो अनुचुंबकीय है, ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों तरह की अवस्था में हो सकते हैं। और जो लौह चुंबकीय होते हैं वो केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। और जब लाइव क्लास होगी इसकी, तो इसको बिल्कुल आपको जो है शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि डाउट है, तो यूट्यूब वीडियो हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरा चैनल है एल के फिजिक्स यूट्यूब में, और मेरा ऐप है एल के फिजिक्स, उनको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं।